नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मूलभूत सुविधाओं से वंचित है नगर का गौरीशंकर नगर। नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने ली प्रेसिडेंट एंड काउंसिल की बैठक। अतिथि शिक्षकों को दस्तावेज सत्यापन कार्य में आ रही दिक्कतें। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण पर भाजपाइयों ने मनाया जश्न। लालबर्रा में आंधी तूफान ने मचाई तबाही। विशालकाय पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त। और वारासिवनी एसडीएम कार्यालय के पदस्थ रीडर पर 2000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। समय बदला, सरकार बदली, लेकिन लोगों के हालात अब तक नहीं बदले। आलम यह है कि जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों के ऐसे कई इलाके हैं जहां के रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं भी नसीब नहीं हो पा रही हैं, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। एक और जहां जिले के ग्रामीण अंचलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वहीं नगर के वार्ड नंबर 13 गौरीशंकर नगर में सड़क, बिजली के अलावा 2 वक्त का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है और लोग हैंडपंप से दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसे ने इस वार्ड को बसाया था और उन्हीं के नाम पर ही इस वार्ड का नाम गौरीशंकर नगर रखा गया था, लेकिन नगर पालिका और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते इस नगर का अब तक उद्धार नहीं हो पाया है और आज भी लोग प्राथमिक और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक चुनाव में जनप्रतिनिधि इस नगर में पहुंचकर लोगों को मूलभूत सुविधा देने का आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद इन नगर वासियों की कोई खैर खबर तक नहीं लेने पहुंचता है। स्थानीय नागरिकों ने नगरपालिका परिषद और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मकान के पट्टे, रोड, बिजली और पानी की सुविधा दिए जाने की मांग की है। करके आने जाने से सब जुटिया से बाहर आ गया है, बोल्डर निकल गए पूरे। कोई परेशानी ज़्यादा कुछ तो है नहीं। ट्रैक्टर के आगे जाते हैं रेत के आते हैं, रेत के और क्या समस्या है यहाँ पर? और कुछ नहीं, पानी की समस्या है, सड़क और सड़क। तो जैसे मंत्री जी ने पहले वादा किया था कि चुनाव के बाद बनाएंगे। हाँ। तो आपने इसकी शिकायत अभी या उनसे कुछ बात हुई है आपकी? हुई ना, अब भी आए थे ना, और भी इसके इलेक्शन के पहले आए थे ना, यहाँ पे बोले ना हमने। क्या बोले? बोले सब हो जाएगा, बोले मैच करके दूंगा, बोले ऐसे करके बोले। क्या नाम आपका? गौरीशंकर नगर में रहते हैं और यहाँ से पानी एकदम 400 में यहाँ पर लगभग 3 हेक्टेयर का मैसेज का पानी पीने एकदम जंग आता है, एकदम कच्चे टाइप का। एक ही पानी एक होता है जो कि बहुत अच्छा है, जिससे मतलब पानी पीने के बाकी 3 तो बेकार है। उधर एकदम भयंकर भीड़ होती है और पानी भरने बहुत दिक्कत आ रही है और गर्मी की तरह कारण एकदम जल से कोई नीचे जा चुका है, तो पानी भी बहुत लेट आता है और 3 हेक्टेयर पूरा जंग आ रहा है। एक हेक्टेयर में थोड़ा ठीक है, कुछ का पानी पीते तो कुछ फिल्टर से लाते जाता है पानी, जो कि बहुत दूर पड़ता है यहाँ से। नगर के विभिन्न वार्डों में जल संकट की स्थिति को देखते हुए लोगों को समान रूप से पानी सप्लाई करने की मंशा से नगर पालिका द्वारा नलों में लगी मोटर को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। लोगों की शिकायतें थी कि कुछ लोग नलों में डायरेक्ट मोटर लगाकर पानी खींच लेते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को पानी नहीं मिल पाता। नगर पालिका के अमले ने गुरुवार की सुबह दीनदयालपुरम कॉलोनी में पहुंचकर प्रत्येक घरों में दस्तक दी और नलों में मोटर पंप लगा पाए जाने पर मोटर पंप को जब्त कर कार्यवाही की। बाल्टी लगाया लोग की तरह से, तो डायरेक्ट लगाएंगे पहले, ये तो सोचते इधर पाइप कैमरा आ रहा है और मोटर जमा हुई भैया।
9-10 हो गई सर। पूरे मोहल्ले में घूमे हैं, मोटर इतनी आई है बस। एक का नाम बता बेटा। नगर पालिका की इस कार्यवाही को लेकर कुछ लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि नगर पालिका के अमले द्वारा भेदभावपूर्ण तरीके से चेहरा देख कर मोटर पंप जब्त किए जा रहे हैं। ये चेहरा देख करके निकाला जा रहा है और सबके घर में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं लोग। नल के जिसके यहाँ चलते दिख रहा है उसी के यहाँ जा रहे हैं, जिसके यहाँ खुला दिख रहा है उसी के यहाँ जा रहे हैं, या किसी के यहाँ का बड़ा सदस्य नहीं है तो नहीं जा रहे हैं। जबकि कानूनी कार्रवाई जो है लाइन से पूरे घर चेक करना चाहिए, नियम यही कहता है। और जिसके यहाँ चालू मिल रही है तो उसको ले जाने का भी उनका पूरा अधिकार है। लेकिन अगर चेहरा देख के काम हो रहा है तो ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। तो आप इसकी शिकायत करेंगे? आप बिल्कुल करेंगे। किससे करेंगे? सीएमओ साहब से करेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष साहब से करेंगे। निकाल दिए, पानी नहीं आ रहा है करके निकाल रहे हैं। सबके यहाँ गिने चुने लोगों के यहाँ निकाल रहे हैं, चेहरा देख के निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ के भी निकल गए, किसी के यहाँ देख रहे तो ले जा नहीं रहे। कहाँ लगी थी मोटर आपके यहाँ? अंदर का नल पे। तो पानी खींचते थे आप मोटर? पानी नहीं खींचते थे, डायरेक्ट नहीं आता, पानी आता ही नहीं था। चालू करने के बाद भी नहीं आता था पानी। बताना नल चालू, नल चेक करके देख रहे थे, कल भी नहीं आया था पानी, आ ही नहीं रहा है। मैं खुद हेडपम्प से लेके आ रहा हूँ यहाँ से पानी 2 दिन से, किसी हम लोग बाजू वालों के यहाँ से मारते पानी। जो कार्रवाई जो कर रहे हैं ये कार्रवाई गिने चुने लोगों के यहाँ जा रहे, चेहरा देख के जा रहे, छोटे लोगों के यहाँ जा रहे और निकाल के नहीं जा रहे मोटर। वहीं इस संदर्भ में चर्चा करने पर उपयंत्री अभिलाष कुमार श्रीवास ने बताया कि यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। आज करीब 1 दर्जन मोटर पंप जब्त किए जा चुके हैं। कार्यवाही में भेदभाव के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। सर, आज मोटर पकड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, क्या है? पिछले कुछ दिनों से हमारे पास शिकायतें आ रही थी कि मोटर लगाने के कारण कुछ लोगों के यहाँ पानी नहीं आता है, जिसके कारण आज ये कार्रवाई प्रचलित की गई है और ये कार्रवाई हम आने वाले समय में भी जारी रखेंगे। ये कार्रवाई अभी तक इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि फिल्टर प्लांट में नदी का पानी बहुत कम था, जिससे हमारा समस्त स्टाफ नदी में पानी सप्लाई के लिए लगा हुआ था। अब नदी में पानी आ चुका है तो हमारा स्टाफ काफ़ी हद तक फ्री हो गया है, जिसके कारण अब हम शहर में मोटर पकड़ने की कार्रवाई करेंगे, जिससे सभी लोगों को कुछ मात्रा में पानी मिल सके। अभी की स्थिति में चूंकि मोटर लगाई जाती है इसलिए कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। कितनी मोटर जब्त की? अभी तक लगभग 10 मोटरें जब्त की जा चुकी हैं, आगे और कार्रवाई जारी है। देखते हैं कितनी मोटरें इस दीनदयालपुरम कॉलोनी में लगी हुई हैं। कुछ गणमान्य नागरिकों ने यहाँ के लोगों ने भेदभाव करने का आरोप लगाया कि भेदभाव कर रहे हैं। हम एक लाइन से दीनदयालपुरम में कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को अगर ऐसा लगता है कि भेदभाव हो रहा है तो वो हमारे साथ चल सकते हैं। हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सभी के यहाँ पे चेक किया जा रहा है। जिनके यहाँ मोटर डायरेक्ट पाई जा रही है उनके यहाँ लाइन काटकर और पाइप काटकर मोटर जब्ती की जा रही है। दीनदयालपुरम कॉलोनी में स्थित नाले की लंबे समय से सफाई नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों ने बताया कि नाले के पानी के सामने की निकासी नहीं हो रही है, जिसके कारण नाले के रुके पानी की दुर्गंध के कारण यहां निवासरत लोग बेहद परेशान हैं। इस समस्या से कलेक्टर और नगरपालिका सीएमओ को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नाले में आज तक नगर पालिका ने साफ नहीं किया इसको कभी भी।
जब से नाला बना है, जिसके विषय में मैंने कलेक्टर महोदय को भी बोला, CMO साहब को भी बोला, और एक दो अभी उन्होंने भ्रमण किया था 2 दिन पहले, उस दिन भी कलेक्टर साहब को अवगत कराया। नाले में क्या पानी नहीं निकलता, कलेक्टर साहब के बंगले तक का पानी इसमें आता है, और जो रेच में है नाला बीच में, जबकि इसको सब इंजीनियर रंगलाल जी ने बोला कि इसको हम 2 साल से बोल रहे हैं, एस्टीमेट चला गया है, लेकिन अभी तक एस्टीमेट उनका पता नहीं, इसलिए उस दिन कलेक्टर साहब से अवगत कराया हम। क्या परेशानी आ रही थी उससे? परेशानी आ जाती है, मच्छर और बदबू मनमानी है इसमें, पानी निकलने से सबसे बड़ी बात है ये सब, मच्छर और बदबू होती है। तो बीमारी भी होती है? बीमारी हो रही है, मैं सब मिल रहा है आसपास के पूरे आदमी। साफ हो जाए तो समस्या हल हो जाएगी, इसकी साफ हो जाए, और दूसरा अगर उसमें भर जाए, जिस प्रकार से नगर पालिका ने बोला है कि इसमें पीछे भरना पड़ेगा। सामने इन 6 फीट का नाला बनाया था, 6 फीट के नाले का स्वीकृत हुआ है, लेकिन 300 फीट बनाया, कोई भी गिन लेगा उसको। यहाँ पे नाले की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ पे नाला जो बनाया गया है उसका पानी रिवर्स आता है, और इधर का जो पानी रहता है निकासी वाला, वो पानी यहीं के यहीं रुका रहता है। नाले में एक तो क्या होना चाहिए? इसकी सफाई 15-10 सालों से नहीं की गई है, आज तक ये गंदा है। हम चाहते हैं ऐसा कि नाले का फ्लो बना रहे तो पानी अब निकासी हो जाए। तो इसकी शिकायत की थी? शिकायत मैंने CM हेल्पलाइन में कर चुका है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते, बस हर बार नाली साफ़ कर देते नाला, और उसके बाद फिर वही एक घर। तो स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है? स्वास्थ्य सर इतनी बदबू आती है कि यहाँ पे जिसका कुछ नहीं बता सकते। और पहली चीज़ ये जो पीछे जो दूध डेयरी उसका भी पानी यहाँ के जमा होता है और बहुत बदबू आती है। इसके संदर्भ में चर्चा करने पर नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने बताया कि जल्द ही नाले का सफाई कार्य कराया जाएगा, जिससे पानी निकासी होना शुरू हो जाएगा। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सर एक नाला बना हुआ, काफ़ी पुराना नाला है, वो उसका पानी रिटर्न आ रहा है और लोगों की स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है इसका। देखिए, वो जो नाला पहले एकदम जाकर के तालाब में मिलता था, तो अभी वो तालाब में गंदा पानी ना मिले करके उसको बंद कर दिए, तो इस कारण वहाँ से रिटर्न आता है। उसके भी कुछ व्यवस्था निकली, वो नाले को हमने किनारे किनारे लेकर के सीधा उस साइड में जोड़ दिए, नाली बना दिए। उसकी सफाई शायद अधूरी बची, तो उसकी सफाई पूर्ण करा देंगे तो पानी निकल जाएगा। होगा कि वहाँ पे जो पावर हाउस के वहाँ से जो तालाब के उधर चढ़ते हैं, वहाँ पे क्या है, लेवल तरीके से नहीं बन पाया है, जिस कारण वहाँ पे पानी जाम होता है। वहाँ से सुधार देंगे तो पानी निकल जाएगा। नाली वाली तो लगभग कंप्लीट बन गई है नदी तक। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे की अध्यक्षता में आज नगर पालिका में PIC की बैठक आहूत की गई, जिसमें नगर पालिका CMO और पार्षदगण मौजूद रहे। इस बैठक में पेयजल संकट और शहर विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। PIC की बैठक में क्या निर्णय लिया? PIC की बैठक में यही पेयजल संबंध में लोगों को बढ़िया पानी है, एक टाइम भी अच्छे भरपूर पानी मिल जाए, और जो जगह जगह मोटर लगा रहे हैं उसको पकड़ने के संबंध में अनेकों इस संबंध में बैठक में प्रस्ताव पास किए। और ये जो सामने दुकानें हैं, इसको दुकान को नीलाम करा के नगर पालिका की आय बढ़ाने के संबंध में चर्चा हुई। और मोती तालाब में गार्डन में जो बोटिंग अभी बहुत दिनों से बंद थी, लोगों ने ध्यान आकर्षित करा था, नई बोट लाकर के बोटिंग चालू कराने का, फव्वारा चालू कराने, ये अनेकों छोटे छोटे प्रस्ताव जो अभी आचार संहिता के कारण लंबित पड़े थे, उन सब प्रस्तावों को पास करके हमने इसको तेज गति से विकास कार्य करने के लिए। कब से स्टार्ट करेंगे सर बोटिंग? बस कल परसों से चालू हो जाएगी। हमने तत्काल बोले हैं तो वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए, वो मेरे ख्याल से कल परसों में आ जाएंगे, हम कल परसों से चालू करा देंगे, मिलेगा। और वहाँ पे क्या होता है, अभी जो छोटे छोटे पोल लगे थे जिस पे लाइट लगी थी, और लाइट फोड़ देते थे असामाजिक तत्व लोग, वहाँ पे कहीं दारू पीना, कहीं ये करना, अनेकों गतिविधियाँ वहाँ होती थी। इस कारण वहाँ पे भी अब हम 9 मीटर के पोल लगा करके ऊँचे इसमें LED लाइट लगा करके लाइट की व्यवस्था को भी दुरुस्त करा रहे हैं। और उस दिन मोती तालाब समिति की बैठक भी हुई थी, उसमें भी अनेकों निर्णय लिए गए थे कि उसको चारों तरफ से कवर्ड कराने के लिए। और प्रदेश के किसानों के हित में राज्य शासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब किसानों को कृषि उपज मंडियों में उपज विक्रय करने पर उसी दिन अधिकतम 2 लाख रुपए का नगद भुगतान और इससे अधिक मूल्य होने पर शेष राशि बैंक ट्रांसफर से भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रबंध संचालक सह आयुक्त मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संयुक्त संचालक उप संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय तथा भार साधक अधिकारी सचिव कृषि उपज मंडी समिति को यह निर्देश आज जारी किए गए। आपको बता दें कि शासन स्तर पर ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि आयकर अधिनियम के सामान्य भुगतान नियम का हवाला देते हुए मात्र 10,000 रुपए तक की ही नगद भुगतान किया जा रहा है।
कुछ व्यापारियों द्वारा आयकर अधिनियम की आड़ लेकर नकद भुगतान न कर किसानों से उधारी की जाती है और खरीदी गई उपज आगे बेचकर राशि प्राप्त होने पर ही किसानों को भुगतान किया जाता है। आयकर नियम 1961 की धाराओं के अंतर्गत किसानों उत्पादकों द्वारा बेची गई कृषि उपज पर रुपए 2 लाख तक अधिकतम 1,99,999 नकद भुगतान पर पूर्ण छूट है। यह भुगतान प्राप्त करने पर कृषकों को उनका पैन कार्ड अथवा फॉर्म नंबर 60 भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृषि उपज मंडी अधिनियम धारा 37(2) के अनुसार मंडी प्रांगण में खरीदी गई कृषि उपज का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मंडी प्रांगण में किया जाना जरूरी है। उसी दिन भुगतान नहीं होने की स्थिति में इस धारा में विक्रेता को देय राशि के 1% रोजाना की दर से अतिरिक्त भुगतान 5 दिन में करने का प्रावधान है। साथ ही इस अतिरिक्त अवधि में भुगतान का व्यतिक्रम होने पर मंडी अधिनियम की इस धारा में क्रेता व्यापारी की अनुज्ञप्ति 6वें दिन स्वतः रद्द मानी जाएगी। मंडी सचिव अनुज्ञा पत्र जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों का भुगतान हो चुका है। यदि कोई लाइसेंसी व्यापारी अधिनियम के निर्देशों का पूर्ण परिपालन नहीं करता है तो उसके क्रय विक्रय को रोके जाने और लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देशों में उल्लेख है कि अनुज्ञप्तिधारी प्रोसेसिंग प्लांट, एकल अनुज्ञप्ति, विशिष्ट अनुज्ञप्ति, क्रय केंद्र जहां पर कृषि उपज क्रय मात्रा और दैनिक भुगतान की मात्रा अत्यधिक रहती है और इसी वजह से 2 लाख रुपए नगद भुगतान व्यवस्था संभव नहीं है। क्रय दिवस में अधिकतम संभव नगद भुगतान किया जाएगा। शेष भुगतान उसी दिन RTGS, NEFT आदि से कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इन निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों से उद्घोषणा के निर्देश भी दिए गए हैं। किसानों की भुगतान संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिए मंडी सचिव एवं प्रांगण प्रभारी, भुगतान प्रभारी के नाम और मोबाइल नंबर भी सहज रूप से दिख जाने वाले स्थान पर प्रदर्शित करने को कहा गया है। इस संदर्भ में चर्चा करने पर गोंगलई कृषि उपज मंडी के सचिव सुभाष चंद्र तिवारी ने बताया कि आज ही आदेश प्राप्त हुए हैं जिसमें 2 लाख तक किसानों को नकद भुगतान किया जाना है और 2 लाख से अधिक रकम हो तो बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। आदेश का पालन शुक्रवार से किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम द्वारा शपथ ग्रहण किया गया। शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण नगर के हनुमान चौक में किया गया जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अभय सेठिया ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के लिए आज एक अविस्मरणीय दिन है, इसीलिए शपथ ग्रहण के उन अविस्मरणीय क्षणों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आज प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी टीम शपथ ग्रहण कर रही है। आज पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अविस्मरणीय दिन है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार दोबारा बना रही है। 30 साल बाद ये मौका मिला है। जनता जनार्दन के कल्याण के लिए सरकार काम करेगी, दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए सरकार काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर ये काम करेगी। नगर मुख्यालय सहित क्षेत्र में 30 मई की शाम तेज आंधी तूफान आने से अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आंधी तूफान की वजह से पूरा नगर कुछ पल के लिए धूल धूसरित हो गया। वहीं तेज हवाओं से कई पेड़ों की शाखाएं टूटने, विद्युत पोल गिरने व विद्युत तार क्षतिग्रस्त होने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। आपको बता दें कि 30 मई को सुबह से मौसम बिल्कुल साफ था और दोपहर में लोगों को प्रतिदिन की तरह तेज धूप का सामना करना पड़ा।
लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद अचानक मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया, जिसके बाद शाम 4 बजे आसमान में बादल छा गए और शाम 4:30 बजे अचानक तेज आंधी तूफान आ गया, जिससे पूरा नगर धूलमय हो गया। अचानक आंधी आने से अपने कामकाज में व्यस्त राहगीरों को छिपने के लिए आश्रय ढूंढना पड़ा। करीब 15 मिनट तक चली तेज आंधी ने थोड़ी ही देर में बड़े बड़े पेड़ों की शाखाओं को धराशायी कर दिया, जिससे विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि किसी प्रकार से कोई जनहानि होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तूफान की वजह से नगर मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर राज्य मार्ग क्रमांक 26 पर लालबर्रा बालाघाट रोड में बकौड़ा स्थित शर्मा पेट्रोल पंप के समीप मौजूद बरसों पुराने विशालकाय आम का पेड़ धराशायी हो गया, जिसकी चपेट में मार्ग से गुजर रही कार क्रमांक MP 50C 7415 चपेट में आ गई, जिसमें सवार लालबर्रा निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति अनुराग डहरवाल और वारासिवनी निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति प्रशांत माटले घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल उपचार हेतु बालाघाट लाया गया। जानकारी के मुताबिक कार चालक बालाघाट से लालबर्रा की ओर आ रहे थे। इसी दरमियान तेज आंधी तूफान से आम का पेड़ कार के सामने के हिस्से में गिरा, जिससे कार के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यदि पेड़ गिरने से कार के बीच का हिस्सा चपेट में आ जाता तो बड़ा हादसा घटित हो सकता था। इस घटना के बाद राज्य मार्ग में पूरी तरह से जाम लगा था। दोनों ओर वाहनों की कतारें लगी थी। डहरवाल है, वो नहीं पढ़ाते हैं, वो यही तो हुई होगा। डहरवाल है मैं बकौड़ा आ गया, अस्पताल जाओ। अरे मामा कार के ऊपर पेड़ गिर गया तो सीधे अस्पताल जाओ बोल रहा हूँ। वो बहुत चंगू से तो बताया ना, समझा कि पूरा मैंने। कृषि उपज मंडी समिति गोंगलई के सचिव चंद्रशेखर तिवारी ने ऐसे 46 व्यापारियों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस जारी किया है, जिन्होंने मंडी में खरीदी कार्य के लिए अपना पंजीयन करवाया था, लेकिन वे खरीदी में रुचि नहीं ले रहे हैं। लिहाजा उन्हें नोटिस भेजकर उनका पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं मंडी सचिव श्री तिवारी। सर, आप लोगों ने नोटिस जारी किया व्यापारियों, कितने व्यापारी है और क्यों नोटिस जारी किया? विधायक जी का निर्देश था कि ऐसा आप नोटिस जारी करें जिसमें अधिकतम जो धान के व्यापारी हैं वो मंडी में आके खरीदी करें। तो उनके निर्देश मिलने पर हमने अधिकांश जो धान के व्यापारी हैं मंडी में खरीदी नहीं करते, उनको ऐसे 46 व्यापारी को हमने चिन्हित किया है और उनको हमने उसी दिन नोटिस जारी कर दिए है और उनका जवाब का इंतजार है। उसके बाद जो आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने दिनों का अल्टीमेट दिए हैं आपने उनको? कितने दिनों पर? 7 दिन का, उनको 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन में अपना जवाब देंगे। अगर जवाब नहीं देते तो फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? उनको एक और नोटिस और जारी किया जाएगा, एक मौका और दिया जाएगा। उसके बाद इस कार्रवाई के लिए फाइल आगे बढ़ाई जाएगी। क्या उनके पंजीयन को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी? हाँ, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर विद्यालयों में शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में पूरी की जा रही है, जिसके तहत अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत फॉर्म भरकर संकुल केंद्र में दस्तावेजों के सत्यापन करवा रहे हैं। लेकिन
ई-केवाईसी एवं साइट की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित है। मैं यहाँ पर अतिथि शिक्षक का वेरिफिकेशन करने के लिए आया था। अच्छा, तो क्या स्थिति है अभी? यहाँ के जो सर हैं उन्होंने कहा कि केवाईसी करके आओ, तो हमने ओपी करके आए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर साइट नहीं चल रही है। लास्ट डेट कब? लास्ट डेट कल बोल रहे हैं कि कल है 31 मई। किस प्रकार की दिक्कत हो रही है? बस वही साइट नहीं चल रही, तो हमारा काम नहीं हो पा रहा है। लगे हैं हम लोग। किस पद के लिए डाले थे हमने डाले थे पीजीटी कॉमर्स। कितनी सीट खाली है यहाँ? तो सीट नहीं है, वो तो ऑनलाइन रहता है। अच्छा, ऑनलाइन में जो भी सीट जहाँ देगा वहाँ पर होगा। इस संबंध में उत्कृष्ट विद्यालय के सत्यापन अधिकारी अरविंद सोनवाने का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये जो प्रोसेस है लगभग 1 से 1.5 माह हो गया, जिससे सत्यापन का काम लगातार यहाँ पर जारी है और जो बच्चे आ रहे हैं उनका सत्यापन का कार्य उनका डॉक्यूमेंट देखकर वेरीफाइड किया जाता है कि उनने सही डॉक्यूमेंट लगाए हैं कि नहीं। कुछ बच्चों के साथ अभी प्रॉब्लम आ रही है ई-केवाईसी की, तो अभी थोड़ा सा पोर्टल में उन्होंने चेंज किया है। पहले क्या कर रहा था, आधार नंबर यहीं से ले रहा था और उससे उनका सत्यापन हो जाता था, लेकिन अभी उनने समग्र आईडी को आधार से लिंक कराने के लिए कहा है। तो ई-केवाईसी वो जब करेंगे तभी पोर्टल में उनका आवेदन खुलता है। उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा में चयनित छात्रों को कक्षा 8वीं से कक्षा 9वीं में प्रवेश देने की प्रक्रिया उत्कृष्ट विद्यालय में चालू है। अब तक 80% सीटें भरी जा चुकी हैं, लेकिन शेष सीटों को लेकर चयनित छात्र विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं जो छात्र विलंब से केंद्र पहुंच रहे हैं उन्हें विद्यालय में प्रवेश देने में विचार किया जा रहा है, जबकि छात्रों का कहना है कि उन्हें प्रवेश देने में स्कूल प्रबंधन आनाकानी कर रहा है। अच्छा बेटा, कौन सी क्लास में एडमिशन लेने के लिए आया था? 9th। कितना परसेंट आया था? 8th में 81 था। एग्ज़ाम दिए थे आपने? हाँ। पास हो गए? नहीं, 47 मार्क्स था इसमें। 47। किस में आते हो आप? ओबीसी में। तो ओबीसी में कितना, यानी 47 ही था क्या? हाँ। तो हुआ एडमिशन बोले डेट चले गई। तो आपको जानकारी नहीं लगी थी कि डेट चली गई? नहीं पता था। अच्छा, तो आपको जानकारी दिया हो किसी ने? नहीं। स्कूल से जानकारी नहीं मिली? आए थे, लेकिन फिर यहाँ नोटिस नहीं लगी थी। वहीं इस मामले में स्कूल की प्रभारी प्राचार्य नीलम श्रीवास्तव का कहना है कि जब तक सीट भर नहीं जाती तब तक किसी भी छात्र को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अभी तक 227 बच्चों को प्रवेश दिया जा चुका है और सीट यहाँ पर 240 है। अच्छा मैडम, कब से ये प्रक्रिया चालू है, कब तक होना है ऐसा कोई? ये जब एडमिशन फुल हो जाए, यानी 240 सीट फुल हो जाएगी तब एडमिशन समाप्त हो जाएगा। अच्छा मैडम, देखा जा रहा है कि फॉर्म अपने पास जो है 240 गए हुए हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं या आ नहीं पा रहे, तो उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था? हम लोग न्यूज़पेपर में प्रेस विज्ञप्ति दिए थे और उसी आधार पर वो प्रवेश लेने आ रहे हैं। अच्छा, कुछ काफ़ी बच्चे अभी पहुँचे हैं जबकि उनका जो परसेंटेज 47 या 45 करीब था, तो उनकी क्या उनको एडमिशन मिलेगा या क्या, किस प्रकार की प्रक्रिया होगी? मेरिट के आधार पर उनको एडमिशन देते हैं। नहीं, जैसे डेट निकल गई है जो अपनी लिस्ट है? नहीं, डेट अभी तो, यानी जब तक सीट पूरी नहीं, हाँ, जब तक सीट पूरी नहीं होती तब तक हम लोग एडमिशन देंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 125 नवयुगल जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधे। यह आयोजन विश्व शांति जन कल्याण संस्था और नगरपालिका परिषद बालाघाट के द्वारा संयुक्त रूप से स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में किया गया, जो मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे और विश्व शांति जन कल्याण संस्था के संरक्षक राजेश पाठक की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। सभी अतिथियों ने सभी वर वधुओं को उनके मंगलमय जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। इस आयोजन के संदर्भ में विश्व शांति जन कल्याण संस्था के संस्थापक सुरेंद्र खोबरागड़े ने बताया कि सामूहिक विवाह का आयोजन उनके द्वारा लगातार 9 सालों से कराया जा रहा है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप ये वरवधु के लिए है और इन गद्दों के ऊपर से पश्चात आपके विवाह स्थल के दाएं साइड भोजन पंडाल की व्यवस्था की गई है
के वर एवं वधु एवं उनके पालकों से चाहूंगा कि वे अपने जोड़ों को जो फॉर्म लेकर आ रहे हैं उसमें आप अपने और ये भव्य कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह 9 वर्षों से नगर पालिका परिषद बालाघाट एवं विश्व शांति जन कल्याण संस्था बालाघाट के सहयोग से विगत 9 वर्षों से यह कार्यक्रम बालाघाट जिले में मिलकर के करवा रहे हैं। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में यह कार्यक्रम 9 वर्षों से कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि बालाघाट जिले के जितने भी गरीब दंपत्ति है खर्चीला विवाह न करें और इस कम खर्च में मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजना का लाभ लेकर के यह विवाह करें और अपना पैसा और समय बचाए और अपना सही सुखमय जीवन व्यतीत करें। कितने जोड़े हैं इस वर्ष 2019 में हमारे पास में आज तारीख तक के 125 जोड़ों का पंजीयन हो चुका है और 125 जोड़ों का हम विवाह करने जा रहे हैं। विद्युत विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु के पूर्व मेंटेनेंस कार्य किया जाता है, लिहाजा इस वर्ष भी 31 मई से यह कार्य शुरू किया जा रहा है। 31 मई को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सब स्टेशन से 11 केवी टाउन 2 132 केवी सब स्टेशन से गायखुरी, इंदिरा नगर, सुरभि नगर, मोती नगर, हरिओम नगर, प्रभुत्तम नगर, नर्मदा नगर, सरस्वती नगर, विवेकानंद कॉलोनी, स्नेह नगर, प्रेम नगर, मयूर नगर और गोंदिया रोड, निर्मल नगर में विद्युत प्रवाह बाधित रहेगा। ये समय रहेगा इसका सुबह 6 बजे से 10 बजे तक रहेगा और 31 तारीख से लेकर 15 तारीख तक एरिया वाइज सभी अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम वो है, मतलब सप्लाई बंद रहेगी। सर किन कारणों से ये किया जा रहा है? तो ये प्री मानसून मेंटेनेंस के लिए है, उसके लिए अलग अलग फीडरों का अलग अलग दिन में डे वाइज है शेड्यूल है। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक उस पीरियड में बंद रहेगी। क्या कुछ मेंटेनेंस कार्य कर सकता है इसमें? हाँ, मेंटेनेंस कार्य करना है, वर्षा के पूर्व जो कार्य किया जाता है वो कार्य। क्या प्रतिवर्ष लाइनों के रखा? हाँ, प्रतिवर्ष होता है, लाइनों के रखरखाव के लिए तो वो कार्य किया जाना है। रामपाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगौड़ी में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए नेवर गांव निवासी सुरेश खोबरागड़े का आज सिंगौड़ी से 1.5 किलोमीटर दूर बघौली बाईपास पर शव बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जाँच पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपका परिचय? मैं जितेंद्र सोनवाल। क्या घटनाक्रम हो गया? घटनाक्रम न्योरगांव निवासी है सुरेश खोबरागड़े जी, जो ससुराल शादी में गए हुए थे, तो रिसेप्शन के बाद में रात में टॉयलेट करने के लिए बाहर आए हुए थे रोड पे, तो अचानक से दुर्घटना हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये अपने खबर कब पता चली? खबर तो सुबह पता चली जब बॉडी मतलब बाजू में गिरी हुई थी, रात भर किसी ने देख नहीं पाया। जब घर में पता चला कि रात से गायब है और दिखे नहीं, तो दिन में जब मॉर्निंग में ढूंढने के लिए गए तो तब पता चला कि उनकी डेथ हो गई। आप क्या लगा? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर आज नगर के रानी अवंतीबाई चौक में भाजपाइयों ने जमकर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। वहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। आज हम सभी देशवासियों के लिए बड़ा गौरव का दिवस है कि पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने का गौरव
पाया है और शपथ विधि आज उनकी संपन्न हुई है। इस अवसर पर खुशी, सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि संपूर्ण देशवासियों ने मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। उसी के साथ हम सभी कार्यकर्ताओं ने भी इसके लिए अथक मेहनत और प्रयास किए हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी में आज आतिशबाजी कर लोगों को मिठाइयाँ खिलाकर है कि देश के दोबारा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं और आज पूरा बालाघाट भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा खुशी व्यक्त कर रहा है। और खुशी व्यक्त इसलिए कर रहा है कि जैसा कि हम लोग सोचते थे कि देश में एक ऐसा नेता आएगा जिसकी आंधी नहीं तूफान रहेंगी और जिसको हर एक वर्ग, चाहे वो गरीब हो। भीषण गर्मी के चलते जिले भर में पेयजल संकट गहराता जा रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगरपालिका वारासिवनी के अमले ने लोगों के घरों में डायरेक्ट नलों में लगी मोटरों को जब्त करने का अभियान शुरू किया है। नगरपालिका अमले ने 5 दल बनाए गए हैं जो वार्डों में जाकर पेयजल प्रदान करने के दौरान मोटर पंप लगाकर पानी भरने वालों पर कार्रवाई कर मोटरें जब्त कर रही है। पहले ही दिन 13 मोटर पंप जब्त किए गए, जिससे नगर में हड़कंप मचा हुआ है। नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल का कहना है कि अब नगरवासियों को पानी की कमी नहीं होगी। इस साल कई सालों बाद गंगा नदी में पानी का संकट है। कहाँ से पानी आता है? हम हर साल लगातार 12 महीने 2 टाइम पानी देते हैं। इस बार पानी कमी का होने के कारण एक ही टाइम सप्लाई कर रहे हैं। उससे एक टाइम में भी सप्लाई होने के कारण शहर में अचानक टिल्लू पंप की संख्या बढ़ गई थी। और हमारी परिषद का उद्देश्य है कि हर घर में 15 वार्डों पानी पहुँचे और नगरवासियों किसी की दिक्कत न आए पानी की। जब लगने लगा कि कुछ दिनों से टिल्लू पंप के कारण लोग घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है और पानी का दुरुपयोग हो रहा है, पानी अनावश्यक बह रहा है। ऐसी स्थिति में एक टीम बनाई, 5 टीम बनाई हैं जो वार्डों में घूम के घर घर चेक कर रही है कि लोग घर में टोटी तो नहीं है, टोटी लगी कि नहीं लगी है, उनको टोटी लगाने प्रेरित कर रहे हैं, पानी अनावश्यक ना बहे और टिल्लू पंप नहीं लगाए। आज कितने मोटर जब्त किए? आज 25 मोटर जब्त किए हैं। पहला दिन था आज, अभियान चलता रहेगा। और अभियान का एकमात्र उद्देश्य है कि नगरवासियों को पानी सुचारू रूप से मिल सके, किसी को दिक्कत न जाए। अभी जो दिक्कत थी तो हमने संगत राय भराया था। संगत राय भराने से शहर के आर्थिक कुओं का व्यवस्था बढ़ गया है और ये पानी जो आता है शहर सुबह आता है, उस पर हमने एमपी में लेटर दिया था कि आप बिजली बंद करें। उन्होंने बिजली बंद नहीं की। इसी स्थिति में हमारे विभाग के कब्जे में करना पड़ा और आज 5 वार्ड में 15 वार्ड में 5 टीम निकली। मैं खुद भी निकला था और बहुत सी मोटर आज जब्त की। उसके कारण से जहाँ जिस घरों तक पानी नहीं पहुँचता था वहाँ आज पानी पहुँचा और लोगों में इस मुहिम को लेकर काफी हर्ष व्याप्त था। वारासिवनी में स्थित शासकीय शंकरशाह पटेल महाविद्यालय के LLB के विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपकर फीस कम करने और कक्ष की व्यवस्था करने की मांग की है, जिस पर प्राचार्य डॉक्टर सरिता कोल्लेकर ने बताया कि स्थायी कक्ष की व्यवस्था करने के साथ ही अन्य मांगे भी पूरी करने का वे प्रयास करेगी। यहाँ पे डांस मारने के लिए रोका जाता है। मेरा नाम मनीषा जायसवाल है, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, 2nd सेमेस्टर। किन समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा? हम लोग कॉलेज की जो हम लोग का LLB चल रहा है, यहाँ पे जनभागीदारी से चल रहा है, जिसका शुल्क बहुत अत्यधिक हो गया है 13,200 रुपये। जबकि पहले तय हुआ था कि अगर 20 बच्चे रहेंगे तो 13,200 रुपये फ़ीस लगेगी, किंतु यहाँ पे एडमिशन हुआ है 73 बच्चों का, फिर भी फ़ीस कम नहीं की गई है। बच्चे लोग कुछ है जो नहीं जमा कर पाते या अत्यधिक फ़ीस होने के कारण लोग एडमिशन नहीं ले पाते, तो कुछ बच्चों ने आधी से ज़्यादा फ़ीस जमा कर दी है। फिर भी कॉलेज प्रशासन उनको बार बार प्रताड़ित करता है कि आप फ़ीस जमा करिए, फ़ीस जमा करिए, और ऊपर से हमारी क्लासेस निर्धारित नहीं की है। कभी हमको कोई रूम में फेंक देते हैं, कभी कोई रूम में फेंक देते हैं, कोई बच्चे भी आके हमारी बेइज्जती कर देते हैं, यहाँ खड़े हो तो वहाँ खड़े क्यों, हर बात में हमको टॉन्ट करते रहते हैं। मतलब पूरी मानसिक आघात पहुँचा दी इन लोगों ने कि हम
ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ। मेरा नाम रजत वानखेड़े है। मुझे समस्या इस कॉलेज प्रशासन से है कि यहाँ पे बैठने के लिए LLB के छात्रों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। यहाँ तक कि हमारे साथ इतना गलत व्यवहार किया जाता है कि हम जब पानी पीने जाते तो हमको रोका जाता है टीचर द्वारा और हमको टांच मारा जाता है कि आप यहाँ पे क्यों कर रहे हो। और बात रही परीक्षा फ़ीस की, तो हमारे परीक्षा फ़ीस की कई लोगों की कंडीशन एक जैसी नहीं होती और सबने ही यहाँ पे 73 स्टूडेंट है, सबने ही यहाँ पे पैसे जमा करवाया है। यहाँ की जितनी राशि है उतना पैसा जमा नहीं करवाया परंतु यहाँ पे आधा पैसा जमा है, 8,000 रुपये कुछ कि इनको स्थायी रूप से कोई कमरा हम अलॉट कर दें दिन भर के लिए। हाँ, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम मॉर्निंग शिफ्ट में LLB को क्लासरूम देंगे। अगर ये दिन में भी क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा इधर उधर एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं। अभी माखन की परीक्षा हमारे यहाँ चल रही है, फिर बोर्ड की परीक्षा आएगी, फिर जुलाई अगस्त में प्राइवेट परीक्षाएं आ जाएंगी जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, यानी पूरी बिल्डिंग उसमें हम यूज़ करते हैं। देखिए, जो पहले डिसाइड हुआ था कि हमारे पास बच्चे कम थे, कम बच्चे होने के कारण फीस भी कम आती थी, जिस पे हमको पूरा LLB का संचालन करना मुश्किल होता था। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि जब तक 20-25 बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे तब तक हम ये LLB की कक्षाओं को संचालित नहीं कर पाएंगे। तो संयोग से फिर हुआ ये कि इस साल काफ़ी सारे बच्चे एडमिशन लिए, 70 से ऊपर बच्चों ने एडमिशन लिया महाविद्यालय में। लेकिन 10,000 जो फीस हमने रखे थे उस समय, वही फीस इनसे लिया गया, 10,000 फीस। पर अब चूँकि बच्चों की छात्र संख्या अधिक हो गई है तो महाविद्यालय प्रशासन इस सत्र में फ़ीस को कम करने के बारे में विचार कर रहा है, ताकि बच्चों को ज़्यादा लोड ना पड़े फाइनेंशियली। देखिए, मेरे को ऐसी कोई अभी इन्होंने मौखिक रूप से बताया है, इससे पहले कभी इन्होंने कोई शिकायत नहीं की है और ना ही ऐसे वारदात मेरे सामने कभी आया नहीं है। अभी इन लोग कह रहे हैं कि कोई हमको ये कहता है, वो कहता है, तो ये कोई इशू नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है, इसको हम हल कर लेंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे कॉलेज में और सबके सब। जनपद पंचायत खैलांजी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नोनसा के नरेश शुलाके नामक व्यक्ति ने SDM कार्यालय बारासूनी में पदस्थ रीडर TC बोपचे हेडपंप खनन की अनुमति के लिए 2,000 रुपये बतौर रिश्वत की मांग किए जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में शिकायत नरेश शुलाके ने कलेक्टर और SDM से कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। क्या आते रहो तो मुलाकात आ जाते हैं। हमारे क्या ये नरेश सुलाके कहाँ रहते हैं? नौनसा। आज के संबंध में कलेक्टर के नाम है SDM को ज्ञापन सौंपे आपने। गर्मी के चलते हमारे गांव में पीने के पानी की समस्या अत्यधिक हो चुकी है, इसकी वजह से अब हम हेडपंप करवाना चाहते हैं। इसके लिए हम अनुभवी अधिकारी के पास आए परमिशन के लिए। तो आज 1.5 महीना हो गया, वो आज आना कल आना ऐसे करते ही करते चला रहे हैं। और जब आज हमने उनको पूछे तो वो बोल रहे हैं कि 2,000 रुपये दोगे तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। किसके द्वारा कहा जा रहा है 2,000 रुपये? स्टोनो TP के बोपचे के द्वारा कहा जा रहा है। बोपचे जी के द्वारा कहा जा रहा है। और अपन ने रिक्वेस्ट की उनसे कि हमारे पास 2,000 रुपये नहीं है, तो बोले कि 2,000 रुपये लाओगे तो आपका काम होगा, नहीं तो हमको ऑफिस से भगा दिया गया। आने खनन के लिए अनुमति नहीं मिल रही है आपको? अनुमति नहीं मिल रही। और जो वर्तमान में भीषण गर्मी पड़ रही है, इस वजह से पानी का भी अभाव है आपके गाँव में? बहुत अभाव है, पीने के लिए पानी नहीं है, पूरा गाँव भी अकाल में चल रहा है, इसलिए अपन हेडपंप करवाना चाहते थे। और कहाँ पड़ता है नौनसा? नौनसा आरंभा, खैलांजी जनपद पंचायत। खैलांजी जनपद पंचायत। तो अभी वर्तमान में पानी की भी समस्या बनी हुई है। बहुत समस्या है, हम खेत से पानी ला रहे हैं, कहीं अड़ोस पड़ोस से। कितने दूर से पानी लाना पड़ता है ग्रामीण? अभी कम से कम 200-300 किलोमीटर 200-300 मीटर दूरी से ला रहे हैं। वहीं रीडर TC बोपचे का कहना है कि आरोप निराधार है। सर 1.5 माह हो गया सर उनके द्वारा आवेदन ये बात सही है कि जो कौन सी पंचायत बताए? नौनसा पंचायत क्या है, कटंगी PHE के अंतर्गत आता है। कटंगी PHE के सहायक यंत्री को हमने भिजवाए थे आवेदन पर अभिमत के लिए। उनसे अभिमत जो आया था, लेकिन उनके अभिमत में स्पष्ट नहीं है कि इनके जो आप एप्लीकेंट जो बता रहे थे कि उसके आवेदन उसके आवेदन पत्र पर स्पष्ट अभिमत भी नहीं दिया है।
तथापि आवेदक की आवश्यकता को देखते हुए हमने उसको कहा था कि आप 1000 रुपये का चालान जमा करवाएं। तो कहाँ करूँगा, क्या करूँगा, तो मैं बोला ठीक है अपन लोग जमा करवा देंगे। तो उसके बाद बोलने लगा कि नहीं, बोले हम तो चालान नहीं पटाते। मैं बोले नहीं, चालान तो पटाना पड़ेगा। उनका आरोप है 2000 रुपये की मांग। नहीं, 2000 रुपये की मांग हमने नहीं किया, उनको 1000 रुपये का चालान पटाने के लिए कहा गया। और उसके यहाँ से चले जाने के बाद माननीय विधायक महोदय के यहाँ से कोई महेश नामक कर्मचारी हैं, उनका फ़ोन आया था। उनको भी मैंने बताया कि आप उनको चालान जमा करवा के भिजवा दीजिए, तो आए नहीं उनका कोई चालान वगैरह। सर, अब तक कितने खनन की अनुमति दी गई है? खनन की अनुमति 35-40 करीब हुई है। प्रभारी नायब तहसीलदार तीरथ दास अक्षरिया का इस मामले में कहना है कि हेडपंप खनन को अनुमति के लिए 2000 रुपये रीडर के द्वारा मांगे जाने की शिकायत आई है। शिकायत के संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिल्फी रोड ग्राम भिलाई खार की घुर्री पुलिया के पास एक पिकअप वाहन पलटने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। मृतिका श्रीमती सतियाबाई पति करण सिंह धुर्वे बेलटोला थाना बिरसा निवासी बताई गई है। पुलिस ने पिकअप वाहन चालक सतीश कुमार मरकाम के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। वारासोनी में स्थित शंकर तालाब भीषण गर्मी के चलते सूख गया था, जिसे ढूटी घाट से नहर के माध्यम से पानी लाकर भर दिया गया है, जिससे नगर के कुओं का जलस्तर उठ चुका है। वर्तमान में तालाब में फैली गंदगी को नगर पालिका के द्वारा साफ करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे तालाब में स्वच्छता बनी रहेगी। सफाई गर्मी होती है, खुदाई भी गर्मी होती है। अभी उसमें पानी कम था और हमारे सफाई चल रही थी। अब देखा मैंने आपको फोटो भेजा था कि सफाई चल कचरा उठा था, वो अचानक पानी की आ गई, पानी भरना पड़ा। कि पहले तो पानी है ना, उसके बाद पानी भर चुका है उसमें, तो जो उसके बाद जो जगह बची तालाब में पानी भरने के बाद उसकी सफाई चालू रहेगी। कचरा उठ रहा है, कचरा उठाया जा रहा है, सफाई जा रही है। क्या अपील करना चाहेंगे नगरवासी को? हमारा अनुरोध है कि पानी का सदुपयोग करें, शहर को स्वच्छ रखें और नगर विकास में हमारा सहयोग करें। हमारा शुरू से प्रयास है परिषद का ही कि ग्रीन वाराणसी रहे, हमारे शहर के जो जल स्रोत हैं वो सुरक्षित रहें। 18 वर्ष या उससे कम आयु वाले बच्चों को विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाने के लिए, स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिले भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बच्चों को बाल अपराध या उनके शोषण से रोकने के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी व महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चाइल्ड लाइन सेंटर बालाघाट के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत बाल संरक्षण के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बस, ट्रेन, डायल 100 वाहन, 108 एम्बुलेंस सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों व वस्तुओं पर बाल संरक्षण अधिनियम, पास्को अधिनियम 2012 सहित अन्य नियमों की जानकारियां देकर उनका संरक्षण करने व सहायता के लिए निःशुल्क नंबर 1098 डायल करने की सलाह दी गई है। ये महिला बाल विकास विभाग का पॉक्सो अधिनियम जो बच्चों के लिए बना हुआ 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं के लिए अधिनियम है, उसके प्रचार प्रसार के लिए हर बस है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, रेल है, डायल 100 है, 108 है, उससे पोस्टर चिपका करके मतलब पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं और प्रचार प्रसार जो कल इस विषय पर कार्यशाला भी की गई जिला स्तर पर। और लगातार ये अभियान वर्ष भर लगातार चला आ रहा है और चलते भी रहेगा, आगे भी चलते रहेगा। लोग किस तरह से इस अभियान से जुड़े? इस तरह से क्या, ये एक शासकीय योजना है, शासकीय, और ये जो अधिनियम बना है तो बच्चों के संरक्षण के लिए बना हुआ है, ताकि बच्चे के साथ किसी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, बच्चे किसी तरह की छेड़छाड़ के शिकार ना हो। उससे बचने के लिए ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है और बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि बच्चों के साथ इस तरह की कोई वो गतिविधि ना करें। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में वन विभाग के अधिकारियों ने भारी मात्रा में सागौन चिरान जब्त की है। वहीं इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से सागौन की चिरान सहित अन्य सामग्रियां जब्त की है, जिनकी कीमत 28,500 रुपए बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग के अधिकारियों के बिरसा तहसील के दमोह सालटेकरी के निवासी 38 वर्षीय कृष्णा पिता पंचू मरार के घर से भारी मात्रा में सागौन होने व सागौन का व्यापार करने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों ने एक टीम बनाकर छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में वन विभाग को आरोपी कृष्णा के घर से 68 नग सागौन की चिरान,
हाथारा, चिरान, बड़े गिरे का सामान सहित अन्य वस्तुएं जब्त की। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मूलभूत सुविधाओं से वंचित है नगर का गौरीशंकर नगर। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने ली प्रेसिडेंट एंड काउंसिल की बैठक। अतिथि शिक्षकों को दस्तावेज सत्यापन कार्य में आ रही दिक्कतें। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण पर भाजपाइयों ने मनाया जश्न। लालबर्रा में आंधी तूफान ने मचाई तबाही। विशालकाय पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त। और वारासिवनी एसडीएम कार्यालय के पदस्थ रीडर पर 2000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।